हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका चैनल है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो दोस्तों। आज हम करवाने जा रहे हैं पब्लिक गाइड, जिसे हिंदी बोलते हैं लोक प्रशासन। क्लास 12 का फर्स्ट लेसन है, वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ऑल इंडिया वालों फैला दो वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली बात है, मुख्य कार्यपालिका में कार्यपालिका होती क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। कार्यपालिका वह है जो कानूनों को लागू करती है और प्रशासन के काम को दिखाती है जमीन स्तर पे, उसे बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सीमित होते हैं? वो देखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो प्रशासन को चलाने वाले अधिकारी होते हैं, उन सभी को कार्यपालिका बोली जाती है, जो कानून को लागू करती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि मुख्य कार्यपालिका में क्या गुण होने चाहिए कार्यपालिका को चलाने के लिए। पहला गुण है व्यक्तित्व। मुख्य व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए और चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। सेकंड है अच्छा नेतृत्व। मुख्य कार्यपालिका में अच्छा नेतृत्व गुण उसके अंदर होना चाहिए। इसके द्वारा वे समस्या को हल करने में सफल हो जाए और जमीन क्षेत्र पर जनता के लक्ष्य को पूरा कर सके, उसे हम बोलते हैं अच्छा नेतृत्व। थर्ड है संगठन। मुख्य कार्यपालिका के जो विभाग और उप विभाग है, उनके जो अधिकारी है, मिलकर जब काम करते हैं किसी भी काम पर, उसे बोलते हैं संगठन। कंपनी, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी काम को समय पे करने के लिए, कोई भी समस्या पे अगर सफल होने के लिए शीघ्र निर्णय की क्षमता जिसके अंदर होगी, वही अच्छा नेतृत्व होगा और ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एक चीज समझा जाएगी खुल के दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य कार्यपालिका कौन है, उसके सैन्य कार्यों का वर्णन करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मुख्य कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रशासनिक कार्य करने वाले अधिकारी, उनको कार्यपालिका बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ राष्ट्रपति क्या है? सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो हमारे तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी है? थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ये सभी क्या है? तीनों सेनाओं का सभापति होते हैं और राष्ट्रपति होता है। पता होना चाहिए दोस्तों। सेकंड, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा समिति की अध्यक्षता करता है और साथ में राष्ट्रपति फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है। ओके, आगे है मुख्य कार्यपालिका के प्रकार लिखें। बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी एक चीज समझाऊंगा खुल के, पूरा ध्यान दे दो दोस्तों। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार लिखो, क्वेश्चन आ जाएगा। कार्यपालिका किसे कहते हैं, वह उसके प्रकार लिखो। तो पहले कार्यपालिका की डेफिनेशन लिख दो, फिर इसके प्रकार आ गए। पहला है वास्तविक और नामात्र कार्यपालिका क्या होती है। आज जिन देशों में संसदीय सरकारों को अपनाया गया है, संसदीय मतलब जब संसद के द्वारा कानून बनते सरकार चलती हो, उसे बोलते संसदीय है। उसको वास्तविक और नामात्र कार्यपालिका में भेद पाया गया, अंतर पाया गया। भेद होता अंतर। संसदीय सरकार में संविधान के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती है, और परंतु राज्य का अध्यक्ष इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। राज्य के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। वो मंत्रिमंडल क्या हो गया? जो जिस राज्य में सरकार बनती है, तो उस राज्य जो मुख्यमंत्री उस पार्टी का, और जो विभाग बांटे गए हैं, जैसे कृषि मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री, ठीक है, जल संसाधन मंत्री, ये जो होते हैं सारे मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है? ये सभी जिसके विभाग होते हैं राज्य सरकार चलाने के लिए, उसको मंत्रिमंडल बोला गया है। ओके, तो इंग्लैंड, जापान, भारत, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड में राज्य का अध्यक्ष नामात्र मुखिया होता है, जो राष्ट्रपति होता है। जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि वही कानून बनाता है। ओके, परंतु अध्यक्षतम सरकार में वास्तविक तथा नामात्र कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं पाया जाता। अमेरिका में संविधान के, क्वेश्चन अच्छा है, अमेरिका में संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, उदाहरण भारत में प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका, क्वेश्चन ये है, और जबकि क्या है? राष्ट्रपति नामात्र कार्यपालिका है। ओके, समझ में आई? एक एक चीज आपको करवा जाएगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सेकंड है संसदीय और अध्यक्षतम कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों। एक एक चीज खुल के बताई जाएगी। आप किताब उठाई, जो नहीं आपको सब कुछ आपके सामने है ऑनलाइन। ओके, संसदीय कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य मतलब पूरे देश का, इसके हिसाब से। नाम मात्र का मुखिया होता है, जो उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, जिस पार्टी का
प्रधानमंत्री होता है, उस प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल बनाता है वो यूज करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद सदस्य भी होते हैं, वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं अपने कार्यों के लिए, जो वो विभाग बांटा गया है उस विभाग पर जो काम करते हैं, ओके, वो करिए। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त हो उस पार्टी को, ओके। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकते हैं। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका तथा विधानमंडल संसद का गहरा संबंध होता है और भारत, इंग्लैंड और जापान में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, ओके। पहले इंग्लैंड में ऐसा नहीं था क्योंकि वहां राजा बनता था, लेकिन वो खत्म हो चुका है 4-5 साल से। अब वहां क्या है, वोटिंग होती है और जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी के द्वारा चुने जाते हैं, ओके। अब है, ये था संसदीय के बारे में। अब है आध्यात्मिक कार्यपालिका। एक एक चीज करवा के खुल के, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ओके। देखो आगे, अब इसका है आध्यात्मिक कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष वास्तविक मुखिया होता है, जो प्रधानमंत्री बोला गया, वास्तविक जो देश को चलाता है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का सदस्य नहीं होता और ना ही अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, क्वेश्चन आ जाए एक महाभियोग द्वारा, ओके। अमेरिका में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और वह अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अमेरिका के अतिरिक्त श्रीलंका, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में आध्यात्मिक सरकार को अपनाया गया है। उदाहरण, भारत में संसदीय कार्यपालिका है जबकि अमेरिका में आध्यात्मिक कार्यपालिका है। दोनों ही आंसर है, विद उदाहरण दे रखे मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके, क्योंकि उदाहरण से ही आपको जल्दी समझ में आएगा, यही मेरी उम्मीद है दोस्तों, ओके। आगे तीसरा पॉइंट है जो प्रकार का, एकल और बहु कार्यपालिका क्या होती है। एकल और बहु कार्यपालिका में उसे कहते हैं जहां कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती है, उसे तो एकल बोलते हैं। और अमेरिका में एकल कार्यपालिका है क्योंकि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी है, पर इस मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। उसे कोई जरूरी नहीं कि मंत्रिमंडल के काम करना नहीं कर सकता, दैट्स अ फ्री फॉर टू वर्क, ओके। तो राष्ट्रपति का जो निर्णय है अंतिम होता है, ओके। जहां कार्यपालिका की शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास होती है उसे बहु कार्यपालिका बोलते हैं। ये एकल थी, अब ये बहु आ गया, ओके। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका में 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यों की शक्तियां समान हैं और समानता के आधार पर ये राज्य प्रबंध को चलाते हैं। परिषद के प्रधान की शक्तियां किसी रूप में भी 6 सदस्य अधिक नहीं है, सबकी बराबर है, ओके। अब उदाहरण, अमेरिका में एक कार्यपालिका है जबकि स्विट्जरलैंड में बहु कार्यपालिका। साथ में एक चीज करवा के भी उदाहरण दे रखे ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ओके। नेक्स्ट है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ये आ गया, पैतृक चुनी कार्यपालिका है इसकी प्रकार का लास्ट पॉइंट है। कार्यपालिका पैतृक तथा चुनी हुई भी हो सकती है। अब चुनी और पैतृक में क्या अंतर है, अभी देखो आप। पैतृक कार्यपालिका वहां होती है जहां राज्य का मुखिया राजा होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका लड़का होता है, बेटा होता है, वो उस वंश को आगे चलाए, उस सरकार को आगे चलाए, उसे बोलते हैं पैतृक। पैतृक मतलब हो गया, सीधी बात है, बाप की जमीन बेटे को मिलनी और राजा का पद है बेटे को मिलना, दैट इज पैतृक। इंग्लैंड, जापान, हॉलैंड और डेनमार्क में पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है और चुनी हुई कार्यपालिका वहां होती है जहां कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो हमारे हो गया चुनी हुई कार्यपालिका। उदाहरण, इंग्लैंड में पैतृक है और अमेरिका में चुनी कार्यपालिका, ओके। अब आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला, कार्यपालिका की परिभाषा क्या है। किसी संगठन की सफलता अथवा असफलता बहुत हद तक मुख्य प्रशासक पर निर्भर रहती है और मुख्य प्रशासक राज्य के प्रशासनिक संगठन का अध्यक्ष होता है। डीएल वाइट के अनुसार प्रत्येक देश में प्रशासन के प्रधान को मुख्य निष्पादक कहते हैं, जिसे महाप्रबंधक या सामान्य प्रबंधक भी कहा जाता है, ओके। इसे बोलते हैं मुख्य कार्यपालिका, ओके। अब मुख्य कार्यपालिका के कार्य क्या है। पहला, नीति निर्धारण मुख्य प्रशासक का महत्वपूर्ण कार्य है। नीति बनाना, प्लानिंग
कोई भी काम करने से पहले उसकी नीति तैयार करना, उसे बोलते हैं नीति निर्धारक। सेकंड, किसी भी कार्य को पूर्व स्थिति नियोजन करना। नियोजन होता है प्लानिंग के रूप में, ठीक है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसे प्लान करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे काम करना है, विभाग बांटना ऐसे से, उसे नियोजक बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम उस पर विचार करते हैं और उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि वहां कहाँ समस्या आएगी, उस समस्या को कैसे हल करना पड़ेगा। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का क्या और किस प्रकार विचार करना है वो नियोजन कहलाता है। ओके, प्लानिंग बोलते हैं। तीसरा, मुख्य प्रशासक ही समन्वय की भूमिका निभाता है और समन्वय की कुशलता में मुख्य प्रशासक की दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। दूरदर्शिता होता है दूर तक कोई चीज दिखाई देती है कि हमें कहा क्या चीजें हो सकती हैं, लाभ है, इसका नुकसान है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट, लोक प्रशासन। लोग होते हैं जनता। जनता प्रशासक के पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की शक्ति भी मुख्य कार्यपालिका के पास होती है और इस शक्तियों का प्रयोग हर देश में विभिन्न प्रकार अलग प्रकार से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, मुख्य कार्यपालिका के गुण क्या होते हैं? आया था, अभी बताया था मैंने, व्यक्तित्व, जो जिसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, ये दो चीज जो पहले आ चुका है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, आगे, कार्यपालिका से आप क्या समझते हो? डेफिनेशन, कार्यपालिका वह है जो किसी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण में और लागू करने में भाग लेती है, उसे कार्यपालिका बोलते हैं। ओके, कार्यपालिका की परिभाषा फिर आगे है, डॉक्टर गार्डनर के अनुसार कही है, व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत में सभी अधिकारी, राज्य सभी कर्मचारी और एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा के अनुसार विधानमंडल में प्रकट कर कानून का रूप दिया जाता है, उसे क्या है कार्यपालिका बोलते हैं। बहुल कार्यपालिका क्या होता है? जहां कार्यपालिका की शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास होती है, उसे बहुल कार्यपालिका बोलते हैं। ओके, आगे, मुख्य कार्यपालिका के सैनिक कार्य क्या होते हैं? बड़े अच्छे क्वेश्चन है। बिल्कुल, मुख्य कार्यपालिका सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ओके, नेक्स्ट, मंत्रियों तथा लोक सेवकों में दो संबंध बताए, जो मंत्री और जनता के सेवक में क्या संबंध होता है? दो, पहला प्रशासनिक कार्य है, लोक सेवकों का महत्वपूर्ण कार्य है। लोक सेवक जनता की सेवाओं का एक प्रमुख कार्य होता है, उनका दोनों का ही, सेवकों का भी और मंत्री का भी। मंत्री का कार्य है नीति बनाना है और नीति को लागू करने की जिम्मेदारी लोक सेवकों की है। ओके, जैसे हमने कोई भी कानून बना दिया मुख्य संसद में, उस कानून को के बताना, उसके बारे में जानकारी देना और हर चीज को उस कानून के प्रति संविधान के अनुसार चलना, ये होता है सेवकों का काम, लोक सेवकों का। जो ऑफिसर्स होते हैं उसे बोलते हैं लोक सेवक। ओके, चाहे किसी नीति से सहमत हो या वो ना हो, उनका महत्वपूर्ण कार्य नीतियों को लागू करवाना होता है। ओके, सेकंड, नीति को प्रभावित करना। निसंदेह की कुछ इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, निसंदेह नीति निर्माण राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है, परंतु प्रशासनिक योग्यता के कारण नीति निर्माण में लोक सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और नीति का निर्माण के लिए मंत्रियों को के आंकड़ों की आवश्यकता होती है कि कितने मंत्रियों के साथ है इस कानून को लागू करने में, कितने मंत्री, जैसे संसद में कोई कानून लागू हुआ था, किसान कानून लागू हुआ था जो, उसमें कितने मंत्रियों के साथ है। तो जब क्या है 2/3 बहुमत से है वो कानून पास जब होता है जब 2/3 बहुमत उनके पास वोटिंग हो। तो इसी तरह तो आंकड़े इसी उनको बोला गया आंकड़े। ये आंकड़े स्थायी कर्मचारी मंत्रियों को देते हैं। इसका तो लोक सेवक नीति को लागू करते समय नीति को नया मोड़ भी देते हैं। आगे, लोक सेवकों की सलाहकारी भूमिका बताओ, क्या भूमिका होती है उनकी? लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे कोई भी चीफ मिनिस्टर है तो उसको आईएएस सलाहते हैं, आईएएस बताते हैं कि नीति लागू करो, इसके लिए जनता को फायदा है, हम ये करना चाहिए ताकि मतलब करप्शन कम हो जाए, तो वो चीज बोला गया है। ओके, तो मंत्री नीतियों को निर्धारित करते समय काफी हद तक असैनिक कर्मचारियों के परामर्श पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जनता के संबंध में कर्मचारियों को काफी अनुभव होता है और मंत्री क्या योग्यता के आधार पर नियुक्त न होकर राजनीतिक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री जिसकी ज्यादा जहां चलती होगी उसी को उठाया जाता है और उसी को मंत्री बना दिया जाता है इलेक्शन के बाद। ओके, मंत्रियों को प्राय अपने विभाग की तकनीकी बारीकियों का कोई ज्ञान नहीं होता। उनके पास ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर उनको ज्ञान देते हैं ऐसे करना, उनको कोई ज्ञान नहीं होता।
अतः मंत्रियों को विभाग का प्रशासन चलाने के लिए स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो स्थायी कर्मचारी हैं वही बताते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मंत्रियों को क्या नहीं होता। यहाँ हमारे देश में तो ऐसा है कि एक फेल हुआ, 5वीं फेल हुआ भी इंसान मंत्री बन जाता है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्लभ और कितनी बेकार चीज है ये कि एक अनपढ़ इंसान देश को चला देते हैं, और जो पढ़े लिखे जो इस देश को सुधार सकते हैं वो कभी राजनीति में नहीं आते और राजनीति से दूर रहते हैं। लेकिन आज अगर राजनीति में उठना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन वो कुछ हद तक अच्छी मानता हूं कि आज के समय पे जो हरियाणा में जो सरपंच बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, वो पढ़े लिखे लेने जा रहे हैं, उनकी योग्यता रख दी गई है। ये बहुत अच्छा कदम है कि योग्यता के आधार पर अगर किसी को चुना जाए तो वो अच्छा काम कर सकता है। ओके, आगे मुख्य कार्यपालिका को 2 राजनीतिक कार्य लिखे। पहला, मुख्य कार्यपालिका विधान पालिका द्वारा पास किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा, मुख्य कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी करती है। ओके, मुख्य कार्यपालिका समझो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक करवाएंगे। बाकी जो वीडियो है हमने यहाँ तक हो चुका है, बाकी जो वीडियो बच गई वो हम कल बनाएंगे ताकि आपको किसी समझ में आ जाए। ओके, कोई भी चीज आपको डाउटफुल नहीं रहेगी, एक ही चीज करवा जाएगी। ये लेसन हम कल कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।